चंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और चलिए एक बेहद शानदार बातचीत करनी है हम लोगों को। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं सी टेट, ध्यान दीजिएगा, सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन पर बातचीत करेंगे। और आज इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से हम लोग ये जानेंगे सी टेट का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं और किस किस प्रकार की रणनीतियां बना करके हमको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। सी टेट एक ऐसा एग्जाम है, आपने देखा होगा, अगर थोड़ी सी अपनी समझ बना दी, अगर थोड़ी सी सही रणनीति के साथ अगर आप आगे बढ़ गए, सफलता आपकी निश्चित है, सफल आप जरूर होंगे। तो एक शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। चलिए एक शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आइए दोस्त शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का। तो देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी कोर्स को प्रारंभ करने से पहले हमारे द्वारा ये जान लेना आवश्यक होता है, हमारे द्वारा ये समझ लेना आवश्यक होता है कि हमें अपनी यात्रा कैसे तय करनी है, क्या साधन होंगे, किस प्रकार का मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। तो इससे एक जो सबसे सकारात्मक बात होगी आपके साथ वो ये होगी कि आप कम मेहनत करके अधिकतम अचीव कर सकते हैं, आप कम मेहनत करके अधिकतम आउटकम ला सकते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं सी टेट की। ध्यान दीजिएगा, सी टेट पे हम बात कर रहे हैं और सी टेट में हमारी आपकी बातचीत होनी है किस पर? तो हमारी आपकी बातचीत होनी है पर्यावरण अध्ययन पर। हमारी आपकी बातचीत कहां होनी है? तो हम और आप मिलकर के बातचीत करेंगे पर्यावरण अध्ययन पर। अब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आपकी पूरी श्रृंखला दो भागों में बटी है, 15+15 की श्रृंखला में। मतलब 15 अंक का आपको शिक्षण पढ़ना पड़ेगा और 15 अंक का आपको पढ़ना पड़ेगा विषय वस्तु। मतलब यहां पे आपको 15 अंक का शिक्षण और 15 अंक के विषय वस्तु के आधार पर आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 15+15 में क्या है, सबसे पहले मैं आपको विषय वस्तु की बात करता हूं कि विषय वस्तु क्या होता है और विषय वस्तु से कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या इसका महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, एक नंबर का प्रश्न सी टेट में प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक बार एग्जाम में सिर्फ इस बात से पूछता है कि पर्यावरण के मुख्य थीम क्या है और पर्यावरण के उप थीम क्या है। पूछता है कि पर्यावरण के मुख्य थीम क्या है और प्रश्न पूछता है कि पर्यावरण के उप थीम क्या है। तो मुख्य थीम और उप थीम की श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे मुख्य थीम की। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे मुख्य थीम की। तो देखिए मुख्य थीम की जब हम आपसे बात करते हैं तो मुख्य थीम की संख्या होती है कितनी? तो देखिए, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं और हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं। तो मुख्य थीम की संख्या होती है टोटल कितने? 6। कितनी होती है? ये 6 होता है। ये कई बार केवल इतने ही बात आपसे पूछा है कि मुख्य थीम की संख्या कितनी होती है। तो विषय वस्तु में मुख्य थीम की संख्या होती है 6। कौन कौन सा? तो इसके तौर पर ध्यान दीजिएगा कि परिवार एवं मित्र क्या क्या होता है? परिवार एवं मित्र। दूसरा भोजन। तीसरा आश्रय। चौथा जल। नेक्स्ट यात्राएं।
और नेक्स्ट हम जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सीटेट का आपका मुख्य थीम है, जो आपके एग्जाम में मुख्य थीम आपसे पूछता है कि सीटेट में मुख्य थीम की संख्या कितनी है। दूसरा, इसमें उप थीम भी होता है। उप थीम क्या होता है, जैसे यहां मुख्य थीम हो गया, तो परिवार एवं मित्र नामक चैप्टर का होता है उप थीम। अब जब परिवार एवं मित्र चैप्टर के उप थीम की बात करते हैं, तो उप थीम के तौर पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी संख्या 4 होती है। क्या क्या? संबंध, संबंध, नेक्स्ट कार्य एवं खेल, संबंध, कार्य एवं खेल, और नेक्स्ट होता है क्या, पशुएं और पौधे, पशुएं और पौधे। तो ये आपके देखिए, एक नंबर का काम आपका हो गया, या एक नंबर का प्रश्न जो यहां से बनता है, ये आपका यहां पर हो गया क्या कि सीटेट के 6 मुख्य थीम और 4 आपने उप थीम जान लिया। अब ये क्या क्या है, परिवार एवं मित्र चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए समझिए। यहां परिवार एवं मित्र चैप्टर में लगातार कई बार प्रश्न आए कि परिवार की संरचना को लेकर के, कि एक माता पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, परिवार की संकल्पना कैसी है। इसके बाद इसमें आया संयुक्त परिवार, एकल परिवार, मतलब जहां 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ निवास कर रहे हैं, या जहां पर माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे निवास कर रहे हैं, ऐसे परिवार की संरचना को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से कैटेगराइज करके आपके प्रश्न बनते हुए चले आए। फिर इसी परिवार नामक चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, परिवार नामक चैप्टर से कई बार आपसे प्रश्न ये आया हुआ है कि परिवार का आवश्यक कार्य क्या होता है, परिवार के कार्यों का विभाजन निम्नलिखित में से किसने किया। तो परिवार के कार्यों का विभाजन अगस्त काम्ट महोदय के द्वारा किया गया। अब अगस्त काम्ट महोदय ने परिवार के कार्यों को किन 2 भागों में बांटा है, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य में बांटा है। आवश्यक कार्य में क्या क्या आता है, जैसे शैक्षिक व्यवस्था और उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, फिर लैंगिक व्यवस्था, तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। अनावश्यक कार्य में मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना। तो ये यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, परिवार। फिर इसके बाद इसी का एक पार्ट होता है मित्र, और मित्र में ये आता है कि मित्र की बालक के जीवन में क्या भूमिका होती है। तो मित्र बालक के साथ खेल में सहयोग करता है, मित्र के साथ बालक खुल करके अपनी अभिव्यक्ति करता है, जिससे बालक का मानसिक विकास होता है। फिर इसी परिवार एवं मित्र में आपको पढ़ना है संबंध। अब संबंध जैसे कई प्रकार के होते हैं, रक्त समरक्त संबंध हो गया, जैसे माता और पुत्री का संबंध, पिता पुत्री का या पिता पुत्र का संबंध, ये रक्त संबंध हो गया। आपको विवाह के आधार पर संबंध पढ़ना पड़ेगा। विवाह के आधार पर संबंध का यहां मतलब यह है कि विवाह के आधार पर कैसे संबंध का निर्माण होता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फुफ्फा, तो ये यहां से संबंध की संरचना बन जाती है। कार्य एवं खेल, परिवार में अन्य लोगों का क्या कार्य है, बच्चे का क्या कार्य है, ये इस प्रकार की संरचना होती है। खेल में कैसे शिक्षा दी जाती है, जैसे किंडरगार्टन विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, ये सारी चीजें हो गई। फिर आपको पढ़ना है पशुएं। पशुओं के अंतर्गत जैसे आप ये देखते हैं कि पशु, अगर पशुओं नामक चैप्टर की बात करते हैं तो आपसे हाथी, शेर, बाघ, उसके बाद अन्य प्रकार के पशु हैं, जैसे स्लाथ हो गया जो उल्टा लटक करके सबसे आलसी जीवों की श्रेणी में माना जाता है। तो ये एक संरचनाओं में आपसे प्रश्न बनते हैं। पौधे, पीपल, बरगद, क्रोटन हो गया, फिर इसके बाद आपका घटपर्णी हो गया, तो निपेथियंस हो गया। ये सब आपके पौधे, यहां से उनकी क्या संरचना है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सब चीजों को जोड़ करके आपसे प्रश्न बनते हैं। फिर आते हैं भोजन में।
तो देखिए, जो अधिकांशतः अध्ययन किया जाता है भोजन का, और भोजन की एक संरचना जो निर्मित की जाती है कि कुछ राज्य के लोगों के द्वारा भोजन क्या खाया जाता है, या कुछ राज्य विशेष के लोग क्या भोजन करते हैं। जैसे जैसे बात करते हैं कि लेमन राइस और ढोकला की, तो लेमन राइस और ढोकला गुजरात के लोग खाते हैं। भुट्टे की खीर कहाँ के लोग खाते हैं, तो आपने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग भुट्टे की खीर खाते हैं। अब कहाँ के लोग लाल चीटी की चटनी खाते हैं। फिर इसके अलावा शहद का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है, बिहार में जैसे। तो ये इस प्रकार से भोजन की संरचना हो गई। फिर भोजन को कैसे हम काट करके, गूंथ करके, बेल करके, सेक करके बनाने की जो विधियां हैं, प्रक्रियाएं, इन पर अध्ययन करते हैं। फिर दूषित भोजन करने से क्या बीमारियां होती हैं। फिर भोजन में आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों का अध्ययन होता है कहां पर, भोजन। फिर अगले क्रम पर आते हैं और हम लोगों को बात करना है किस पर, आश्रय पर। और जब हम आश्रय की बात करते हैं, तो आश्रय के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि इसमें विविध प्रकार के घर, जैसे इग्लू बर्फ का घर हो गया, अधिकांश बारिश वाले इलाके में जैसे असम हो गया लकड़ी के घर हो गए, पर्वतीय भागों में और घाटियों में पत्थर के घर होते हैं, फिर अत्यधिक गर्मी वाले भागों में मिट्टी के घर होते हैं। तो ये आपकी संरचना आश्रय के अंतर्गत आती है। फिर आपका जल हो गया, पृथ्वी पर जल की संरचना क्या है, जल प्रदूषण क्या होता है, ये यहाँ पे हम आपको चर्चा करें। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोगों को बातचीत करना है यात्राओं पर। कुछ विदेशी यात्री जो भारत के इतिहास के स्रोत के तौर पर प्रयोग किए गए, वो आए और आकर के उन्होंने भारत की यात्राओं के बारे में अपना अनुभव का वर्णन किया। इससे आपका 1 नंबर का प्रश्न, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, ये सभी लोग जो आए, ये इनकी वर्णन की बात करते हैं। और नेक्स्ट है हम जो सोचते हैं और हम जो करते हैं। तो हम जो सोचते हैं और हम जो करते हैं, मतलब जैसे देखिए होता क्या, गतिविधियां, शारीरिक व्यायाम, हमें खाना खाने से पहले और बाथरूम से आने के बाद निश्चित तौर पर हाथ धुलना चाहिए। ये सारी चीजें, तो ये है कि हम जो सोचते हैं और हम जो करते, ये इसकी संरचना हो गई। ये आपका कहां तक आ गया, ये बात आ गई थीम तक। अब इसके बाद आपका अगला भाग आता है, ये विषय वस्तु हो गया। अब अगला भाग यहीं पे आएगा आपका, जो होगा शिक्षण। तो अब शिक्षण की क्या संरचना होती है, हम नेक्स्ट पेज पर इसकी हम आपसे चर्चा करते हैं। फिर अभी हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जैसे अगर हम अगले क्रम पर आपसे बात करें पर्यावरण शिक्षण, तो अगर हम पर्यावरण शिक्षण की बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या अध्ययन करना है। सबसे पहला आपका क्या होगा कि पर्यावरण शिक्षण की संकल्पना। पर्यावरण शिक्षण की संकल्पना, अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। अब पर्यावरण शिक्षण के जब हम संकल्पना की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण शिक्षण के संकल्पना के तौर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको जानना है कि पर्यावरण क्या है, आपको ये जानना है कि पर्यावरण क्या है। अब पर्यावरण क्या है का सेंस यहां पर ये है कि जैसे आप हिंदी परिप्रेक्ष्य की ओर जाएंगे तो परि प्लस आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। जब इंग्लिश परिप्रेक्ष्य की ओर अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश परिप्रेक्ष्य में आपको जानना पड़ेगा कि अंग्रेजी का एनवायरमेंट फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर से बना है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस होता है। तो इन दोनों सेंस को, मतलब पर्यावरण क्या है ये जानना है। फिर इसी में अगले क्रम पर आपको जानना है कि शिक्षण क्या होता है, फिर शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की प्रणाली क्या है, और शिक्षण के प्रकार क्या है। तो जैसे हम शिक्षण के अर्थ की बात करते हैं तो समाज में सीखने सिखाने की प्रक्रिया,
समाज में सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण की प्रणालियां कितनी होती है? तो शिक्षण की 3 प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी? आपका राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। इसी को आप कहते हो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, इसी को आप कहते हो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, इसी को आप कहते हो सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। फिर जब आप प्रकार पे आते हैं तो प्रकार इसका 2 प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है आपका औपचारिक, ध्यान दीजिएगा लगातार प्रश्न आए हैं, औपचारिक शिक्षण, और एक आपका हो जाता है अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण और एक होता है अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं? जब हम निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विषय विशेषज्ञ के माध्यम से जब हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो वो हमारा कहलाएगा औपचारिक शिक्षण। और जन्म से मृत्यु, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं उसको हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको पैर में ठोकर लग गई, अब आपको आगे देख करके चलना चाहिए। आप जा रहे थे, आप मतलब पैदल जा रहे थे और उसी जाने के दौरान आपका क्या होता है कि आपका कोई पर्स चोरी कर लेता है। अब आगे से ये बात समझ में आया कि जो है हमें रास्ते में अपने सामान पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने वस्तुओं, इन चीजों का रख रखाव देख रेख करते हुए आगे चलना चाहिए। तो ये क्या है? जीवन भर हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम घर गए, हमने गलत किया था, पापा ने 2 थप्पड़ जड़ दिया, लगा कि नहीं इस प्रकार के कार्य करेंगे तो पिटाई होगी, हमने सीख लिया। कैसा है? अनौपचारिक शिक्षण है। और इसी में शिक्षण का एक और रूप होता है। शिक्षण का एक और रूप क्या होता है जिसको आजकल नया प्रचलन में आ गया है? निरौपचारिक शिक्षण। निरौपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं? मतलब औपचारिक और अनौपचारिक का मिला जुला, औपचारिक और अनौपचारिक का मिला जुला। औपचारिक को नियंत्रित माना जाता है, अनौपचारिक को बिल्कुल सरल। तो ना तो बहुत कठिन ना तो बहुत सरल, ये जो बीच वाला शिक्षण है यही कहलाता है निरौपचारिक। जैसे डिस्टेंस लर्निंग, आप दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ पाठ्यक्रम के माध्यम से आप जाकर के कहीं पर अध्ययन करते हैं, आप ट्यूशन पढ़ते हैं, आप कोचिंग पढ़ते हैं, ये इस तरीके का शिक्षण जो होता है वो निरौपचारिक के अंतर्गत आता है। तो इन चीजों के बारे में यहां पर हमारी आपकी एक अच्छी बातचीत होगी। कमेंट देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, चलिए हम कमेंट आपके देख रहे हैं। अब पहले अच्छे से पोस्टमार्टम इसका समझिए, फिर आगे चलते हैं। अब आइए अगले क्रम पर आते हैं। तो अगले क्रम पर आपको पढ़ना है क्या? पर्यावरण। आपको पढ़ना है पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। जब आप पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य के तौर पर आएंगे तो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य के क्रम पर ध्यान दीजिएगा कि टोटल उद्देश्य की संख्या आपको पढ़नी है कितनी? 5। कौन कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है? तो देखिए इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जहां से 1 नंबर हर साल आता है। एक हो गया आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है बालक के स्कूली जीवन को उसके बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। मतलब आप जो कुछ भी आप बच्चे को कक्षा में सिखा रहे हैं, आप 4 दीवारी के अंदर सैद्धांतिक ज्ञान, किताबी ज्ञान दे रहे हैं, उसको बालक के पास पड़ोस परिवेश के उदाहरण के साथ जोड़ करके आप पढ़ाइए। ये चीजें होती है। फिर क्या कहता है? जैसे ये कहता है कि बालक में आप ऐसा पढ़ाइए कि आप बालक में रुचि, जिज्ञासा और बालक में कल्पना का विकास करिए। तो आप बालक को कहानियों के साथ जोड़ करके पढ़ाइए, आप बालक को पहेलियों के साथ जोड़ करके पढ़ाइए, आप बालक को कविताओं के साथ जोड़ करके पढ़ाइए। जैसे एक यहीं पे अभी जस्ट पिछली बार, अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछली सेशन में आपने दिया
संवेदनशीलता का अर्थ आया था, क्या आया था? संवेदनशील करना। प्रश्न आया था कि बालकों को संवेदनशील करना मतलब बालक को उसके पास पड़ोस परिवेश के प्रति जागरूक कर देना, वो उसके नियम के अनुसार व्यवहार करे, यही होता है संवेदनशील करना। तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि जब वो शिक्षण अधिगम का कार्य करे तो वो बालक को उसके पर्यावरण के प्रति, बालक को उसके वातावरण के प्रति किसका विकास करे? संवेदनशीलता का विकास करे। जैसे एक आपको कई बार ये कंफ्यूज किया कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है बालक में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करना। अब आप कहोगे कि ये सरोकार क्या होता है, तो देखो दोस्त, सरोकार उत्पन्न करना पूरी बात समझ में आएगी, प्रश्न केवल एक शब्द का अर्थ चाहिए। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि सरोकार का मतलब होता है लगाव उत्पन्न करना, अब तुरंत दिमाग में बैठ गया, अरे हाँ, आप ऐसा शिक्षण अधिगम का कार्य करिए जिससे बालक में उसके पर्यावरण के प्रति, बालक में उसके परिवेश के प्रति, पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य पढ़ना है। फिर जब आप इससे आगे जाएंगे तो आपको पढ़ना है पर्यावरण शिक्षा। अब देखिए, पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण शिक्षण दोनों में माइनर सा अंतर है, या दोनों में थोड़ी सी चीजें अलग हैं, दोनों में थोड़ी सी चीजें अलग है, या दोनों में एक माइनर सा अंतर है। अंतर क्या है, आइए दिखाते हैं। जैसे देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे के सीखने का एक पक्ष होता है ज्ञानात्मक, आपने सुना होगा कि बच्चे के सीखने का एक पक्ष होता है भावात्मक, और आपने सीखा होगा कि बच्चे के सीखने का एक पक्ष होता है आपका कौन सा? क्रियात्मक। मतलब बच्चे के सीखने के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन सा पक्ष होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौन सा? क्रियात्मक। तो अब ज्ञानात्मक पक्ष किसे बोलते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष के तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बच्चे को किसी भी चीज को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे को किसी चीज को समझा रहे हैं, तो बच्चे को जैसे पास पड़ोस परिवेश का नाम बताना, उसके बारे में बताना, तो बच्चा जो कुछ भी सीखेगा, जो कुछ भी आत्मसात करेगा, उसका पक्ष क्या होगा? ज्ञानात्मक। मतलब एक तौर पर यहां पर जैसे नाम बताना, आप इन चीजों को कर सकते हैं। और इसके बाद तब आपका आता है भावात्मक। मतलब तब आपको चाहिए कि आप बच्चे को समझ वाली चीजें बताइए। कैसे? मैं एक छोटे से उदाहरण से बता रहा हूं। बच्चे सीखते भी हैं सबसे पहले ज्ञानात्मक। जैसे आपके घर में एक छोटा नन्हा सा बच्चा है, और आप उस छोटे नन्हे से बच्चे को आप कहते हो, ये देखो तुम्हारी बुआ। आप रोज कहते हो, ये देखो तुम्हारी बुआ, ये देखो तुम्हारी बुआ। आप भी जब जाती है तो कहती है, मैं कौन? बच्चा। अब बच्चा कहता है बुआ, बुआ बोलता है। अब वो बुआ शब्द को आपके चेहरे के साथ, बुआ नाम शब्द को अपने मेमोरी में, मतलब देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का सीधा सा संबंध किससे होता है? स्मृति स्तर से होता है, दिमाग में धारण करने वाली चीजों से होता है। तो वो अपने स्मृति में क्या कर दिया? रख लिया। अब आप ही के घर में कुछ दिन बाद आपकी बड़ी बहन आई, और सब लोग कह रहे हैं, देखो बेटा वो बुआ। बच्चा कह रहा, ना मेरी बुआ ये है। बच्चे को नहीं पता कि पापा की जितनी बहन होगी वो हमारी बुआ होंगी। बच्चे को ये नहीं पता है कि पापा की जितनी बहन है वो हमारी बुआ है। बच्चे को ये पता है कि ये चेहरा जो है यही बुआ है। तो सीखना पहले ज्ञानात्मक होता है, फिर हम भावात्मक की तरफ आगे जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण, आपका बच्चा उंगली पकड़ करके जा रहा है और कहा कि, जैसे बच्चे को आपने आम का पेड़ दिखाया है और बच्चा आम का पेड़ और आम का फल देखा है। अब बाजार में जा रहा है, उसको पपीते का पेड़ दिखा, तो बच्चा कहेगा वो देखिए आम। आपने कहा ना, आम नहीं है, ये जैसे आम होता है उसी तरीके से ये खाने वाला पपीता होता है। अब जब वो गया कटहल का पेड़ देखेगा थोड़ी सी आगे, तो वो आम नहीं कहेगा, वो पपीता भी नहीं कहेगा, वो सोचने लगेगा कि न तो ये आम जैसा दिख रहा है, न तो ये पपीता जैसे दिख रहा है, ये कुछ और है, ये क्या है? यहीं से बच्चे में आने लगती है भावात्मकता, मतलब विकसित होने लगती है क्या? बच्चे में विकसित होने लगती है एक समझ।
और इसके बाद अंतिम पक्ष होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक को एक शब्दों में आप कहते हो क्या कि गतिविधि, मतलब बच्चे को गतिविधियों के माध्यम से सिखाइए। गतिविधियों के माध्यम से सिखाना क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका गतिविधि होती है। गतिविधियों का मतलब क्या हो गया, जैसे आप 5 जून, 26 जनवरी, 15 अगस्त को विभिन्न प्रकार के नाटक, विभिन्न प्रकार के मंचन कराइए। ये इस प्रकार की गतिविधियां, आप नए पौधे लगवाइए, इस प्रकार के ढेर सारे क्रियाकलाप कराइए। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब आपके हो जाएंगे मुख्य रूप से क्या, ये हो जाएंगे आपकी गतिविधियां। और इन गतिविधियों के माध्यम से जो कुछ भी सीखेगा, इन गतिविधियों के माध्यम से जो कुछ भी जानेगा बालक, वो अपने जीवन में लंबे समय तक स्थायी होगा। तो प्रश्न देखिए सीटेट लगातार क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न लगातार कह रहा है कि एक बालक आपकी कक्षा में सर्वप्रथम आता है तो आप बच्चे के किस पक्ष को प्रभावित करके शिक्षण का कार्य करोगे। तो आपकी कक्षा में जब सबसे पहले कोई बालक आए तो सबसे पहले हम उसके ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करेंगे, क्योंकि बच्चा सीखता भी है सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष पे। फिर इसके बाद हम दूसरे चरण में बच्चे के भावात्मक पक्ष को प्रभावित करेंगे, और अंत में दी जाने वाला जो पक्ष होगा या अंत में प्रभावित करने वाला जो पक्ष होगा बच्चे का, वो होगा कौन सा, क्रियात्मक। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा पर्यावरण शिक्षा। अब देखिए आगे की ओर जब हम पढ़ेंगे तो एक और बेहद शानदार चैप्टर आपका आएगा, और बेहद शानदार चैप्टर क्या है, याद रखिएगा, एकीकृत उपागम। क्या है, एकीकृत उपागम। अब एकीकृत उपागम किसे कहते हैं, इंटीग्रल अप्रोच कहते हैं। एकीकृत उपागम एनसीएफ 2005 ने दिया, और जहां एनसीएफ 2005 जुड़ जाता है, याद रखिए, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपके एग्जाम में 1 नंबर उलझाता है। अब आप जैसे देखिए, आप जो जैसे ये पर्यावरण शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो ये आप किस कक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप एकदम साफ बताओगे कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए। किसके लिए, हम कक्षा 1 से लेकर के 5 के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए एकीकृत उपागम क्या कहता है, जैसे कक्षा 1, देखिए अभी एक बार दिमाग में मैं बैठा दे रहा हूं, 2, 3, 4 और 5। क्या कहा, पुस्तक नहीं। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों का समावेश नहीं किया गया है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों का समावेश नहीं किया गया है। इसका मतलब पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक मिलती कहां से है, तो पुस्तक का समावेश कहां हुआ है, तो पुस्तक का समावेश हुआ है आपका कहां, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। अब प्रश्न फिर बनेगा कि क्या कक्षा 1 और कक्षा 2 में जब पुस्तक नहीं है, कक्षा 1 और 2 में जब पुस्तक नहीं है, तो क्या इन बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाता है कि नहीं, तो जवाब होगा कि हाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन कैसे, संदर्भित कैसे, तो इस कैसे का जवाब है कहाँ, गणित और भाषा में। कहाँ, गणित और भाषा में। हम पर्यावरण किसके माध्यम से पढ़ाते हैं, गणित और भाषा। कैसे गणित और भाषा से आप पढ़ाओगे, गणित भाषा से पर्यावरण कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्या संभव है, हाँ संभव है। कैसे संभव है, जैसे गणित में आपने कहा 1, गणित में आपने क्या कहा, 1 कहा ना, 1, तो कक्षा 1, 2, 3 की जो कक्षा 1, 2 की किताबें उठा के देखिए, एक छोटा सा लिखा होता है, एक हाथी बड़ी सी बनी होती है। एक भाग है बच्चे के गणित का और एक हाथी भाग है बच्चे के किसका, पर्यावरण का। 2 छोटा सा लिखा होता है और 2 अंडे बड़े बड़े बने होते हैं। 2 शब्द बच्चे के गणित का है और 2 अंडा बच्चे के किसका है, पर्यावरण का है। समझ रहे। भाषा कैसे है, देखिए भाषा, क छोटा सा लिखा होता है और कबूतर, क छोटा सा लिखा होता है और कबूतर बड़ा सा बना होता है।
क छोटा सा और कबूतर बड़ा सा। क है भाषा और कबूतर है क्या? पर्यावरण। तो ये एक अप्रोच है जो आपको पढ़ना है। तो अब देखिए ये एनसीएफ 2005 हो गया। बालक के संदर्भित परिवेश से जोड़ते हुए गणित और भाषा के माध्यम से कक्षा 1 और 2 में पढ़ाया जाता है। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहा होगा कि गणित और भाषा के से कैसे पर्यावरण पढ़ाएंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये है आपका क्या? एकीकृत उपागम। इसके बाद एक और भी शानदार, एक और महत्वपूर्ण चैप्टर आता है। वो क्या है? जो सबसे ज्यादा अंकदायी होता है वो चैप्टर है आपका पर्यावरण शिक्षण विधि। जब पर्यावरण शिक्षण विधि की बात करेंगे तो पर्यावरण शिक्षण विधि में ध्यान दीजिए। जब हम पर्यावरण शिक्षण विधि की बात करेंगे तो देखिए इस तौर पर ध्यान दीजिए कि कुछ विधियां ऐसी हैं जो हर साल 1 नंबर दिलाएंगी और कुछ विधियां ऐसी हैं जिनका अगर आप अध्ययन कर लेंगे तो लक बाई चांस 2-4 नंबर आपसे, मतलब 1 नंबर 2 नंबर और पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। कैसे? एक पर्यावरण शिक्षण की जो एक प्रश्न पूछता है, पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि का क्या नाम है? तो आपने कहा कि पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि का नाम है भ्रमण विधि। क्योंकि भ्रमण विधि में बच्चा वास्तविक परिवेश में जाकर के जो कुछ भी देखता है, सीखता, समझता है, वो बच्चे के दिमाग में जाकर के क्या हो जाता है? छप जाता है। इसलिए 1 नंबर का प्रश्न अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि, तो मेरे भाई आप बताओगे कि सबसे प्रभावशाली विधि आपकी कौन सी होगी? तो वो होगी पर्यावरण शिक्षण विधि, भ्रमण विधि। फिर यहीं से जोड़ करके प्रश्न बनेगा कि पर्यावरण शिक्षण की दूसरी सबसे प्रभावशाली विधि, तो आप बताओगे कि पर्यावरण शिक्षण की दूसरी सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होती है? तो वो विधि है हमारी कौन सी? कहानी विधि। कौन सी विधि है? कहानी विधि। पर्यावरण शिक्षण की दूसरी सबसे प्रभावशाली विधि है कहानी विधि। आप बच्चे के पास पड़ोस परिवेश को जोड़ करके ऐसा प्रस्तुत कर दीजिए जैसे आप कोई कहानी बता दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं, जब मैं आ रहा था मेरे साथ बड़ी घटना घट गई। जब मैं आ रहा था तो बड़ी घटना घट गई। ट्रेन जिसमें मैं बैठा था उसमें अचानक कुछ लुटेरे चढ़ गए और जो लूटने के साथ लोगों की हत्या भी कर रहे थे। आप सोचिए 1000 लुटेरे थे और लगभग 200-300 ट्रेन में यात्री थे। मैं बताऊं अपनी जान कैसे बचाया? बच्चे के हाँ बताइए। अरे क्या हुआ? अब आप नहीं बताइए, उलझाइए बच्चों को। कहानी विधि, बच्चों में जागृत करिए उनके विषय के प्रति रुचि, जागृत करिए उनके विषय के प्रति जिज्ञासा, जागृत करिए उनके विषय के प्रति क्या? कल्पना। कहानी विधि है। फिर तीसरी सबसे प्रभावशाली विधि आएंगे तो आपको यहां पढ़ना पड़ेगा परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि। आप इसी परियोजना विधि से ही जुड़ा हुआ होता है आपकी दत्त कार्य विधि, जिसको आप बोलते हैं होमवर्क मेथड। आप बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई घटनाओं को पाठ के अंदर जो है उसको घर से करके लाने के लिए देते हैं और बच्चा अपने पास पड़ोस में अवलोकन करता है, लोगों से पूछता है, ज्यादा जानकारी इकट्ठा करता है और ला करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, ला करके आपके सामने प्रस्तुत करता है। समझ रहे हैं? तो दत्त कार्य विधि हो गया। फिर है प्रश्नोत्तर विधि। ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आज ट्रिक बता रहा हूं। प्रश्नोत्तर विधि देखिए, आप हमेशा उलझ जाते हैं अभिसारी प्रश्न में और अपसारी प्रश्न में। अभिसारी प्रश्न और अपसारी प्रश्न में देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल ट्रिकी। कैसे? देखिए दोस्त, हमेशा होता है ना अभिसारी प्रश्न कौन सा होता है और अपसारी, क्योंकि इसी से जुड़ा है मुक्त अंत वाले प्रश्न और बद्ध अंत वाले प्रश्न। अब देखिए, समझिए इसको, ट्रिकी समझिए। अभिमन्यु, आगे का अभि शब्द है अभिमन्यु।
अभिमन्यु चक्रव्यूह में बंध गए थे, फंस गए, बंध गए। अभिसारी प्रश्न बद्ध अंत वाला होगा, मतलब बधा होगा, और बद्ध अंत वाला वो प्रश्न होगा जिसका उत्तर सीमित दायरे में देना है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्या हो गए थे? बंध गए थे, फंस गए थे। बद्ध अंत वाला जिसका उत्तर एक निश्चित दायरे में देना है, जिसका उत्तर एक सीमित दायरे में देना होगा। फिर आएगा अपसारी। अब इसका भी दो शब्द, अप का मतलब होता है पर्या, ऊपर। आसमान पूरा खुला होता है, आसमान पूरा अनंत तक फैला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पूरी तरीके से मुक्त है, फैला हुआ प्रश्न जिसका उत्तर आप अपनी इच्छा के अनुसार फैला करके दे सकते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हैं। जैसे इसका प्रश्न मैं पूछूं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अब आप अपने मन से थोड़ी बता दोगे। जब 5 जून सही होगा वही तो बता पाओगे। लेकिन यहां मैंने पूछा आज का दिन कैसा रहा, अब लगे आप फेंकने, अब लपेटना ही पड़ेगा भाई, पूछ लिए तो लपेटना ही पड़ेगा। अब सारी प्रश्न तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आपको पढ़ना है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि जिसको हम लोग खोज विधि भी कहते हैं, इसी को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अन्वेषण विधि। फिर हम लोगों को पढ़ना है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि पढ़ना है जो पूछता है किसने प्रतिपादित किया, फ्रोबेल महोदय ने। फिर आपको मांटेसरी विधि पढ़ना है। मांटेसरी विधि किसने दिया? मारिया मांटेसरी ने। ये किस देश की रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी। फिर इससे संबंधित जुड़ा हुआ जो शिक्षण प्रक्रिया है, ये सारी चीजें आपसे कोरिलेट या कनेक्ट करके पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर पर्यावरण शिक्षण विधि के बाद आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। जब हम शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं तो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य, श्रव्य दृश्य, और इसके अलावा पर्यावरण में एक अलग से पूछी जाने वाली क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री होता है, तो उस पर अध्ययन करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा मूल्यांकन पर। और अंत में भाई मूल्यांकन में सबसे खतरनाक प्रश्न जो आपसे बनता है वो अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। फिर लास्ट में आपको पढ़ना है पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं। पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, तो इन पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं की जो हम बात करते हैं तो शिक्षक केंद्रित समस्या, विद्यार्थी केंद्रित समस्या और आपका वातावरण संबंधी समस्याएं। तो ये इस प्रकार की कुछ प्रमुख आपकी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर के आपको आगे की ओर बढ़ना होता है। तो ये आपका एक ब्रीफ सिलेबस है। अब कल की क्लास में इसको हम लोग विषय वस्तु से, मतलब एक रोचक नजरिए से अपनी शुरुआत करेंगे। कल हम लोग परिवार से अपना अध्ययन शुरू करेंगे और परिवार के साथ कनेक्ट करते हुए, परिवार के साथ जोड़ते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि चंद्रा इंस्टीट्यूट में CTET का नया बैच आपको 60% ऑफ पर ये पूरी तरीके से अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 500 एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये 60% ऑफ है और ये आप ले सकते हैं 28 मई तक, मतलब 28 मई तक ये आपको 60% ऑफ प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाएं और गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप सर्च बॉक्स पर आपको लिखना है क्या? आपको लिखना है चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखने के बाद आपको वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी, आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद जाना है क्रिएट अकाउंट में और इस क्रिएट अकाउंट के अंतर्गत आपको डालना है अपना नाम, आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, आपको डालनी है अपनी आईडी और आपको बनाना है अपने से कोई पासवर्ड। जैसे ही आप रजिस्टर्ड करते हैं आप CTET, आप ध्यान दीजिएगा CTET के आप 28 मई आप न्यू बैच में जाते हैं और यहाँ आसानी से आप 60% ऑफ पर परचेज कर सकते हैं। कोई अगर आपको सहायता चाहिए 8299310097 पर कॉल कर सकते हैं।
99 36 44 45 60 पर कॉल कर सकते हैं। फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8400333264 पर। तो आज के लिए इस कक्षा को यहीं विराम देंगे, कल पुनः मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।